नमस्कार। मैं डॉक्टर नवदीप सिंह बैंस, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, डूंगर पीजी कॉलेज बीकानेर। आज टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस सीक्वेंस के अंदर आज मैं थर्ड टॉपिक इसका जीनोमिक लाइब्रेरी या डीएनए लाइब्रेरी एक्चुअल में क्या चीज़ है। ये जो लाइब्रेरी वर्ड है, यहाँ हम उस ऑर्गेनिम्स की पॉपुलेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल, जो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल समाहित होते हैं, उनको जो ये ऑर्गेनिज्म रखते हैं, उसको हम यहाँ लाइब्रेरी के तौर पर हम रेफर कर रहे हैं या उसको हम लाइब्रेरी बोल रहे हैं। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जैसे क्लोनिंग वेक्टर होता है तो उसको हम एक लाइब्रेरी बोलेंगे। तो कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स जो क्लोन्ड होते हैं, मतलब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स का जो कलेक्शन है जिसको कि क्लोन किया गया है वेक्टर्स के अंदर, जिससे कि रिसर्चर्स या जो वैज्ञानिक हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, आइसोलेट कर सकें डीएनए फ्रेगमेंट्स को या अपना उस जीन को जिसका हमें अध्ययन करना है। तो वो डीएनए लाइब्रेरी उसी में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है, उसका काम आती है। और इसके अलावा डीएनए का जैसे प्यूरिफिकेशन में या उसके स्टोरेज में या उसके विश्लेषण की, उसके अंदर जो हमारे को सहूलियत रहे, वो हमारे को आसानी रहे, तो उसको डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। डीएनए लाइब्रेरी के द्वारा ही हम ये सारे काम कर सकते हैं। अब वास्तव में जीनोमिक लाइब्रेरी है क्या? जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर क्या है एक्चुअल में कि ये जीनोमिक लाइब्रेरी में डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि उस किसी जीव का पूरा जो जीनोम है, जीनोम मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वैसे तो, लेकिन पूरी जीनी संरचना जिसको कहते हैं संजीन, हिंदी में इसको संजीन बोला जाता है, कि जीनोमिक लाइब्रेरी उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को कंटेन करती है, रखती है, जो कि किसी जीव के पूरे जीनोम को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे जीनोम को प्रदर्शित करते हैं। और ये जीनोमिक लाइब्रेरी जो है इसका जो उत्पादन निर्माण है या इसका जो क्रिएशन है, वो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के द्वारा के इस्तेमाल से इसका किया जाता है। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग इसके अंदर की जाती है, इसके द्वारा इसको बनाया जाता है। और जीनोमिक लाइब्रेरी या जीनोम का जो साइज है, उससे नंबर ऑफ बेस पेयर्स, मतलब उसके अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स कितने हैं, उसके आधार पर इसका जीनोमिक साइज एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है। द साइज ऑफ जीनोम्स इन डिफरेंट स्पीसीज आर वेरिएबल। तो जीनोम का जो साइज है अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनके अंदर परिवर्तनशील होता है, छोटा बड़ा हो सकता है। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीन्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंस होता है जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक में क्योंकि जीन्स जो है कंटिन्यूस होते हैं, इनके जीन्स में कोई एक्सोन या इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में जो है कोडिंग रीजन अलग होता है और नॉन कोडिंग रीजन अलग होता है, सेपरेट होता है। कोडिंग रीजन को एक्सोन्स बोलते हैं और नॉन कोडिंग को इंट्रॉन्स बोलते हैं। इसीलिए जो यूकैरियोट्स की जो जीन लाइब्रेरी है, उसका कंस्ट्रक्शन या उसका निर्माण जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत मुश्किल होता है। अब इसकी जीनोमिक लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? इसका सबसे पहला अच्छा महत्व तो है कि यूज टू एक्सप्लोर द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उस किसी एक ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है उसको एक्सप्लोर करने में काम में आता है। एंड टू लर्न मोर अबाउट द जीनोमिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और जीनोम जो है, जीनोमिक संरचना और उसका कार्य, जीनोमिक संरचना और उसके कार्य को सीखने में इससे मदद मिलती है। दूसरा इसका महत्व क्या है? यूज टू क्रिएट ए जीनोमिक मैप। जीनोमिक लाइब्रेरी की सहायता से हम इसको किसी भी जीनोमिक मैप को, नक्शे को हम नक्शे का निर्माण कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन, जिससे कि हम किसी विशेष जीन की स्थिति क्रोमोसोम्स पर या डीएनए के ऊपर कहाँ है, इसको हम इस जीनोमिक मैप के द्वारा आसानी से देख सकते हैं, यदि हमें जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में हमारे को पता हो तो। और जीनोमिक लाइब्रेरी की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के जो म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशंस या उत्परिवर्तन जिनको बोलते हैं, या जेनेटिक वेरिएशंस, उनका हम अध्ययन कर सकते हैं।
जिसकी वजह से कई बार जो कैंसर सेल्स हैं वो एक्चुअल में म्यूटेशंस की वजह से ही, उत्पन्न होती हैं। तो ये म्यूटेशंस भी हम जीनोमिक लाइब्रेरी की सहायता से हम स्टडी कर सकते हैं। और जीनोमिक लाइब्रेरी की सहायता से ही ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत लाभदायक है, बड़ा यूज़फुल है। जैसे कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम उत्पन्न करते हैं, जैसे बीटी कॉटन है, बेसिलियस thuringiensis कॉटन, बीटी कॉटन, जो कि हमारे को इस जीनोमिक लाइब्रेरी की सहायता से हम इसको तैयार कर पाए हैं, जिससे कि ये बीटी कॉटन में जो है सफ़ेद लट या जो मक्खी से जो खराब हो जाती थी फसल, उससे हमारे को इससे निजात मिल गई। हम इसको इससे की वजह से हमारा उत्पादन बढ़ गया इसका कॉटन का। और इसका इम्पोर्टेंस जो है जीनोमिक लाइब्रेरी की ये है कि ये डीएनए सीक्वेंसिंग का कोई भी यदि प्रोजेक्ट है, उस डीएनए सीक्वेंसिंग के प्रोजेक्ट का ये पहला स्टेप होता है जीनोमिक लाइब्रेरी का होना, या जीनोमिक लाइब्रेरी की हमारे को जानकारी होना। अब इसमें स्टेप्स क्या हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी के निर्माण के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप तो होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल्स। जिस कोशिका का जीनोमिक लाइब्रेरी हमारे को बनानी है, जिस डीएनए की, उस डीएनए को सबसे पहले उसके क्रोमोसोम्स में से उस डीएनए को निकाला जाता है, आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद में इसका डाइजेशन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब इस डीएनए को क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उनकी सहायता से इनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, क्योंकि पूरा डीएनए जो है हम उसको वेक्टर के अंदर नहीं लगा सकते। वेक्टर के अंदर लगाने के लिए हमारे को इसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। तो ये जीन फ्रेगमेंट्स दूसरा स्टेप है, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ना। इंट्रोडक्शन इनटू सूटेबल वेक्टर्स। अब ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं, तीसरा इसका है कि इन फ्रेगमेंट्स को वेक्टर, अब ये वेक्टर कॉस्मिड भी हो सकते हैं, प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, फेजमिड भी हो सकते हैं, लैम्डा फेज भी हो सकते हैं। उन वेक्टर्स के अंदर इन फ्रेगमेंट्स को इनको इंट्रोड्यूस करना होता है, या इसके साथ इनको जोड़ना होता है। और जोड़ने के बाद में जो ये जीन फ्रेगमेंट है या डीएनए फ्रेगमेंट है, जब हम इसको वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं तब इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्शन इनटू बैक्टीरिया, इससे बैक्टीरिया के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, ताकि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जो प्लाज्मिड डीएनए बना है, वेक्टर डीएनए बना है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो सके या इसकी संख्या बढ़ सके। और इसके बाद में इस डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है और इन जो जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी है इसका कलेक्शन किया जाता है। तो ये इसके प्रमुख स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करना, फिर उसके स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनाना एंडोन्यूक्लियस से, उसके बाद में फ्रेगमेंट्स को वेक्टर के साथ जोड़ना, वेक्टर के साथ जोड़ने के बाद में इसको जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है इसे बैक्टीरियल सेल के अंदर डाला जाता है, जिससे इसकी बहुत सी कॉपियां इसके अंदर स्वतः ही रेप्लिकेशन के द्वारा, बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन के साथ साथ इसकी कॉपीज तैयार हो जाती हैं, तो और एक लाइब्रेरी तैयार हो। अब इसमें देखिए वेक्टर्स कौन से यूज़ किए जाते हैं इस जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए। वेक्टर्स के बारे में मैं अपने पिछले प्लाज्मिड्स के वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ वेक्टर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको अगर यह वेक्टर्स देखने तो आप उसको वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार। तो ये वेक्टर जो है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल का वेक्टर हो सकता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जीनोम की साइज के अनुसार इसको तय किया जाता है कि कौन सा वेक्टर यूज़ किया जाएगा। ये टेबल देखिए, इस टेबल के द्वारा ये बताया गया है कि अप्रोक्सीमेट जो मैक्सिमम लेंथ डीएनए की जिसे कि क्लोन करना है, तो उसके लिए कौन सा वेक्टर उसमें सूटेबल होगा, मतलब किस वेक्टर में कितनी लेंथ का डीएनए सूटेबल होता है। अब जैसे प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर यदि जो डीएनए है वो 20 किलो बेस, ये केबी का मतलब 20 किलो बेस का अगर डीएनए है तो उसके लिए प्लाज्मिड वेक्टर बेस्ट रहता है। 25 किलो बेस का है तो उसके लिए लैम्डा फेज बेस्ट वेक्टर होगा, और यदि 45 किलो बेस का है तो उसके लिए कॉस्मिड बहुत सुटेबल वेक्टर होगा। और इसी तरह से यदि 300 किलो बेस है तो उसके लिए बैक जिसे कहते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम
ये वेक्टर की तरह ही काम में करेगा। और अगर 1000 किलो बेस का डीएनए क्लोन डीएनए है, बहुत लंबा तंतु है, तो उसके लिए वैक, वैक का मतलब यैक है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये इसका वेक्टर उस समय काम में लिया जा सकता है। तो ये डीएनए की जो क्लोन डीएनए, जिस डीएनए है जिसे क्लोन करना है, उसके लंबाई के आधार पर ही उसका वेक्टर डिसाइड किया जाता है, जिसकी हमें लाइब्रेरी तैयार करनी है। अब देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है इसका आइसोलेशन एंड डाइजेशन, मतलब कोशिका में से डीएनए को सबसे पहले कैसे निकलता है। तो डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम सेल, ये देखिए ये कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर से ये डीएनए को, जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट किया गया, निकाला गया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल्स। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है, इसको टुकड़े करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें मिलाते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स गिव डिफरेंट लेंथ्स ऑफ फ्रेगमेंट्स। अलग अलग प्रकार के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, वो उनके द्वारा अलग अलग लंबाई के इसमें डीएनए के टुकड़े प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए अब ये इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको जब ट्रीट किया गया, तो इस तरह से ये डीएनए फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे को प्राप्त होते हैं। ये देखिए डीएनए फ्रेगमेंट्स है। और उसके बाद में डाइजेशन एक्टिविटी में गिव स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स। स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स के बारे में भी मैंने आपको प्लाज्मिड का जो मेरा वीडियो है उसके अंदर आप देखिए, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया कि स्टिकी एंड्स क्या होते हैं और ब्लंट एंड क्या होते हैं। तो स्टिक एंड्स तो वो होते हैं जो आसानी से दोबारा एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, जबकि ब्लंट एंड्स आसानी से जुड़ नहीं सकते हैं इसके। ये मैं अभी इसमें भी थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। और इसके बाद में है इको R1 रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस एट 5 प्राइम GATTC विच प्रोड्यूस फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो ये इको R1 जो है ये एक्चुअल में स्टिकी एंड्स बनाता है। देखिए ये स्टिकी एंड्स है जिसमें दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं अलग अलग स्थानों से कटते हैं, तब हम इसे स्टिकी एंड्स कहते हैं, स्टैगर्ड एंड्स कहते हैं। जबकि दूसरे एंड ब्लंट एंड्स में क्या होता है कि डीएनए एक ही स्थान पर दोनों स्ट्रैंड्स जब कटते हो तो उसे ब्लंट एंड्स कहा जाता है। तो इनका जो लाइगेशन है डीएनए का, डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है, ये आपस में इनको जोड़ने का काम करता है। अगली स्लाइड में मैं बताऊँ। ये देखिए अब ये वेक्टर के अंदर इसका लाइगेशन या इंसर्शन इन डीएनए का कैसे होता है। इसके दो तरीके होते हैं। देयर आर 2 वेज फॉर लाइगेशन ऑफ स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स को दो तरीके से इसको जोड़ा जाता है। पहला तो है कि कन्वर्जन ऑफ स्टिकी एंड्स इनटू ब्लंट एंड्स, कि पहला तो है कि स्टिकी एंड्स को पहले ब्लंट एंड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो देखिए पहले मैं बताता हूँ कि आपको ये स्टिकी एंड्स क्या है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्रिया है। ये डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड है डीएनए का। देखिए ऊपर का स्ट्रैंड और नीचे का स्ट्रैंड, ये 5 to 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम to 5 प्राइम की तरफ है। तो इसको ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ से काटता है, और जबकि इसको ये यहाँ से काट रहा है इको R1 के अंदर। इकोलाई R1 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो उससे क्या हो रहा है कि ये देखिए ये यहाँ से कट गया, तो ये इसका स्टिकी एंड हो गया, और ये वाला है इसका स्टिकी एंड हो गया। ये नीचे से कटने के बाद में इस तरह से स्टिकी एंड रह गया, और इसके अंदर ये स्टिकी एंड ये रह गया 5 प्राइम का जो स्टिकी एंड है। इसे 5 प्राइम स्टिकी एंड कहते हैं, क्योंकि 5 प्राइम की सीध में देखिए यहाँ पे भी, और ये 5 प्राइम से ये स्टिकी एंड्स है इसमें। इसके बाद में दूसरा क्या है, देखिए इसमें ब्लंट एंड्स कैसे होते हैं। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, जैसे इसके अंदर है ये इको R1 के अंदर, तो देखिए ये था स्टिकी एंड। अब इसमें देखिए ये एक ही स्थान पर एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, दोनों एक ही स्थान पर इसको डीएनए स्ट्रैंड को काटता है। तो इसको काटने से ये ब्लंट एंड्स हो जाते हैं। ब्लंट एंड्स का मतलब इसके आगे अब इसको जुड़ने की संभावना नहीं रहती इसमें डीएनए की। ये स्टिकी एंड्स बहुत आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, जबकि इसमें जुड़ने की संभावना कम होती है। तो ये लाइगेशन कैन बी अचीव्ड बाय द यूजिंग बैक्टीरियोफेज T4 कॉल्ड T4 डीएनए लाइगेज। तो ये जो लाइगेशन है, इनका आपस में जो लाइगेशन होता है, जुड़ना जो होता है, वो इनकी इसकी वजह से होता है, डीएनए T4 डीएनए लाइगेज की वजह से होता है।
बैक्टीरियोफेज जो T4 है इसको यूज किया जाता है। दिस एंजाइम एड्स न्यूक्लियोटाइड्स टू ओवरहैंगिंग फ्रेगमेंट्स टू रिकंस्ट्रक्ट क्लीवेज साइट। तो ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है, ये देखिए जैसे ये वाला है, ये देखिए स्टिकी एंड, ये 5 प्राइम वाला स्टिकी एंड है। तो इस 5 प्राइम के स्टिकी एंड पर जो इसका टेम्पलेट जो फ्रेगमेंट टेम्पलेट स्टैंड है, इसके ऊपर अब यहाँ पे डीएनटीपीज की सहायता से न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, या जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, बेस पेयर्स कहते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो हमने उसमें डाल रखे हैं ट्यूब के अंदर, वो पॉलीमरेज एक्टिविटी के द्वारा 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी इसमें होगी, और जिसकी वजह से ये इनके ऊपर ये नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का निर्माण करेंगे। इसके ऊपर ये डीएनटीपीज यहाँ इसमें ऐड हो जाएंगे और ये इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड बन जाएगा इसके ऊपर 5 to 3 एंड की तरफ इसमें। तो ये स्टिकी एंड अब क्या हुआ, ये फिल हो गया। फिल होने के बाद में अब हमें क्या मिला, ये एक ब्लंट एंड के तौर पर इसका निर्माण हो गया। स्टिक एंड से ब्लंट एंड बन गया इसके अंदर। तो दिस एंजाइम फॉर्म्स ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 5 फॉस्फेट एट द एंड ऑफ द वन स्ट्रैंड द थर्ड हाइड्रोक्सिल ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रैंड। कि मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये इस 5 to 3 जो 5 प्राइम से 3 प्राइम जो स्ट्रैंड है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आगे न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए पॉलीमरेज ये एक्टिविटी के द्वारा जोड़ करके नए स्ट्रैंड का निर्माण करके और इसको ब्लंट एंड में कन्वर्ट कर देता है। और द ब्लंट एंड्स कैन आल्सो बी अचीव्ड बाय डाइजेशन ऑफ ओवरहैंगिंग एंड्स थ्रू एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसको देखिए, ये ब्लंट एंड दूसरी तरीके से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे अब ये 5 प्राइम to 3 प्राइम ये मान लो ये इस तरह से स्टिकी एंड ये फर्स्ट क्लीवेज के अंदर हमें प्राप्त हुआ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पॉलीमरेज की इसमें यूज की जाएगी 3 to 5। तो एक्सोन्यूक्लियस में क्या होगा कि ये जो इसके नाइट्रोजन बेसिस हैं या ये जो स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये इस स्ट्रैंड से सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होकर के सिर्फ जी और सी का देखिए, ये इसमें आपको ये इस तरह से एक ब्लंट फ्रेगमेंट या ब्लंट एंड आपको इसके अंदर मिलेगा। और इसको हम च्यूड बैक, इसको कहते हैं कि ये च्यूड बैक हो गया, मतलब हम खा गए इसके न्यूक्लियोटाइड्स में, टू यील्ड ब्लंट एंडेड फ्रेगमेंट्स, जिससे कि हमारे को ये ब्लंट एंडेड फ्रेगमेंट्स हमारे को मिला है 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा। अब वेक्टर के अंदर देखिए इसका लाइगेशन या इंसर्शन कैसे होता है, यूजिंग स्टिकी एंड्स डायरेक्टली इनटू वेक्टर। अब ये जो स्टिकी एंड्स है इसके द्वारा, ये भी मैं आपको पहले प्लाज्मिड का जो वेक्टर प्लाज्मिड के बारे में मैंने जो वीडियो है मेरा, आप उसको देखिए, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझाया हुआ है। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि इसके अंदर इसको स्टिकी एंड्स से जो है डायरेक्टली हम इसको वेक्टर के अंदर हम कैसे इसको डीएनए का जो सेगमेंट है उसको कैसे हम इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये प्लाज्मिड है जो कि यहाँ से जिसका क्लीवेज हुआ है, ओरी जो इसका होता है पॉइंट, यहाँ से इसका क्लीवेज हुआ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। और इस क्लीवेज के बाद में ये जो डोनर डीएनए है, जिस डीएनए को जिसका हमारे को लाइब्रेरी तैयार करनी है, वो डीएनए को भी हमने इसको क्लीवेज किया। और ये क्लीवेज कैसे है, इसमें देखिए ये स्टिकी एंड से क्लीवेज इसका हो रहा है एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। और इसके बाद में ये स्टिकी एंड्स इसके बन गए। ये स्टिकी एंड्स इस वेक्टर के साथ इसमें बड़े आसानी से इसके अंदर जुड़ जाते हैं। जो सूटेबल जो वेक्टर है, इस जो फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं, इसका जो सूटेबल वेक्टर होता है उसके साथ ये एंड्स इसके जुड़ जाते हैं। तो देखिए, डाइजेस्ट द वेक्टर बाय यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज फॉर डीएनए डाइजेशन। मतलब जो डीएनए का डाइजेशन एंजाइम करता है एंडोन्यूक्लियस, वही एंडोन्यूक्लियस इसको प्लाज्मिड का भी क्लीवेज करेगा इसके अंदर। और डीएनए फ्रेगमेंट्स आर इंसर्टेड इनटू ए सुटेबल वेक्टर प्लाज्मिड। ये सुटेबल फैक्टर जो है वेक्टर है, उसके अंदर इसको फ्रेगमेंट्स को इसके अंदर डाल दिया प्लाज्मिड्स के अंदर। एंड ईच फ्रेगमेंट इज डिफरेंट एंड हैव ए यूनिक डीएनए सीक्वेंस। अब इसके जितने भी फ्रेगमेंट्स बने ये अलग हैं, सारे फ्रेगमेंट्स अलग होते हैं जो इसके एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी से बनते हैं, और इनकी सबकी एक अपनी यूनिक डीएनए सीक्वेंस होती है।
डीएनए लाइगेज ही यूज लाइगेट डीएनए फ्रेगमेंट्स यूज वेक्टर। यहाँ डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो इन जो डीएनए सेगमेंट्स को वेक्टर के साथ जोड़ने का काम करता है, जिससे अंततः क्या बन जाता है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का निर्माण हो जाता है। तो रिजल्टिंग मोलिक्यूल्स आर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या कॉस्मिड। अब देखिए ये इसमें इंसर्शन एंड रेप्लिकेशन ऑफ इन बैक्टीरिया। तो अब वो जो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बना था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो वेक्टर और डीएनए सेगमेंट के द्वारा जो बनाया गया था प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट, वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है इसको अब ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। ये देखिए ये तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जो बैक्टीरिया में होता है, ये प्लाज्मिड है और ये वो प्लाज्मिड है जो हमने अभी तैयार किया है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। तो ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया आर ग्रोन इन कल्चर टू टेक अप द डीएनए। अब इनको क्या किया जाता है, कल्चर के अंदर इनको इनकी मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ इसमें ई कोलाई के इसके साथ इनके प्लाज्मिड्स का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और एक लाइब्रेरी हमारे को प्राप्त हो जाती है। यही लाइब्रेरी कहलाती है। तो कॉलोनी ऑफ सेल्स ईच कंटेनिंग कॉपीज ऑफ द सेम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। तो दे रेप्लिकेट देयर जीनोम along with the vector genome and produce clones of the original genome। तो ये जो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है ये भी इसके अंदर जो है प्रोड्यूस करता है, क्लोनिंग होती है इसकी, ओरिजिनल के साथ साथ ये भी क्लोन करता है जिससे इसकी संख्या बढ़ती है। दिस कलेक्शन ऑफ क्लोन्स विच कंटेन्स ऑल द सीक्वेंसेस फाउंड इन द ओरिजिनल सोर्स इंक्लूडिंग द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट दैट फॉर्म्स जीनोमिक लाइब्रेरी। तो ये क्लोन्स का जो कलेक्शन है जिसके अंदर वो सभी सीक्वेंस हमारे को मिल रही हैं ओरिजिनल डीएनए के सोर्स की, जो हमारे को जो चाहिए थे, इंक्लूडिंग द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट। हमारे इंटरेस्ट की जो सीक्वेंस थी किस फॉर्म के अंदर मिल रही है हमारे को, जीनोमिक लाइब्रेरी में। अब ये सारी जो है हमारे को ये जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाती है। तो ये देखिए अब ये मल्टीप्लिकेशन जो है क्लोन्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और होस्ट सेल रेप्लिकेशन भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट का मतलब सेल के अंदर इंटरनली जो होस्ट सेल है बैक्टीरिया की उसके अंदर ही ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर रहा है, और या होस्ट की सेल के रेप्लिकेशन करने के साथ साथ ये प्लाज्मिड्स का भी रेप्लिकेशन होता है। तो दो तरह से इसमें रेप्लिकेशन संभव है, इंडिपेंडेंट और होस्ट सेल। तो ये देखिए अब इसकी समरी मैं बताता हूँ जीनोमिक लाइब्रेरी की। सबसे पहले क्या किया कि जो सेल्स हैं उस सेल से जो जीनोमिक डीएनए है जिसका हमारे को लाइब्रेरी तैयार करनी है उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें उस डीएनए को हम आइसोलेट करते हैं सेल में से, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल। इसके बाद में इसका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इनके टुकड़े बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों में स्टिकी एंड्स भी हो सकते हैं, ब्लंट एंड्स भी हो सकते हैं। इन टुकड़ों को फिर जो प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं, प्लाज्मिड वेक्टर्स कॉस्मिड भी हो सकते हैं, फेजमिड कुछ भी हो सकते हैं, लैम्डा भी हो सकते हैं, तो इनके अंदर इनका डीएनए सेगमेंट्स का इंसर्शन होता है। इनके साथ इसको जोड़ा जाता है लाइगेज एंजाइम के द्वारा, लाइगेशन विद डीएनए लाइगेज। और इनके साथ इंसर्शन होने के साथ ही ये जो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने हैं, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस बैक्टीरिया की सेल्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और इसके अंदर इंसर्ट करने के साथ बैक्टीरिया की सेल के साथ इनकी संख्या बढ़ती है, एम्प्लीकेशन होता है इसका, एम्प्लीफिकेशन। और यही हमारे को जो है ये डीएनए लाइब्रेरी कहलाता है। और इस तरह से ये हमारे जो कलेक्शन ऑफ जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी है, इस तरह से हम ये लाइब्रेरी इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें अब ये जीनोमिक लाइब्रेरी है, इसके अलावा cDNA लाइब्रेरी भी होती है। जब हम आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं तो वो उसको cDNA लाइब्रेरी कहा जाता है। ये जीनोमिक लाइब्रेरी है वो cDNA लाइब्रेरी कहलाती है, जब आरएनए के द्वारा डीएनए को निर्माण करके और उसकी हम जब लाइब्रेरी तैयार करें। अब इसमें जीनोमिक लाइब्रेरी के निर्माण के समय कुछ परेशानी भी आ सकती हैं, तो और उनका हल भी क्या है इसके अंदर। तो देखिए जीनोमिक लाइब्रेरी की जो प्रमुख प्रॉब्लम आती है कि ये जो इनका जीन है, जीन में भी कट इंटरनली विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज्ड, देयरफॉर ए सिंगल रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज नॉट ऑब्टेन। तो जब हम इसको एंडोन्यूक्लियस के द्वारा या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा इनको जब काटा जाता है इंटरनली,
तो इसमें जो सिंगल सीक्वेंस हमारे को चाहिए होती है वो रिक्वायर्ड सीक्वेंस हमें कभी कभी नहीं मिलती है, उसके साथ दूसरी सीक्वेंसेस भी मिल जाती है। एंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में बी लार्जर देन द वेक्टर। ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारी इंटरेस्ट का जीन है, जो जीन से हमारे को चाहिए, कभी कभी वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इतना बड़ा कट जाता है कि वो वेक्टर के लायक नहीं होता, वेक्टर से बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये जो डीएनए है, सेगमेंट है, ये वेक्टर से बड़े नहीं होने चाहिए। वेक्टर सूटेबल वेक्टर जो है उसके अनुसार ये सीक्वेंस होनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि रैंडम क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज साइज मोर देन लेस देन 20 kb। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स की जो क्लोनिंग है वो कम से कम 20 kb के जो साइज के आसपास होनी चाहिए। स्क्रीनिंग स्ट्रेटजीज ऑफ जीन लाइब्रेरीज क्या है कि देखिए, स्क्रीनिंग जो है इसकी कई तरीके से हो सकती है। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन से हो सकती है स्क्रीनिंग, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन से हो सकती है, और डीएनए संकरण जिसको बोलते हैं, और स्क्रीनिंग इसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हो सकती है, पीसीआर से, एंड स्क्रीनिंग बाय इम्यूनोलॉजिकल एस्से से हो सकती है, एंड वी कैन डू स्क्रीनिंग बाय प्रोटीन फंक्शन से भी इसकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। डीएनए लाइब्रेरी की मतलब जो लाइब्रेरी हमने तैयार की है, इसको हम कैसे इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये देखिए, ये कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन की स्क्रीनिंग है। कैसे करते हैं कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन से इसकी स्क्रीनिंग? कि ये देखिए, जैसे ये बैक्टीरियल ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स की जो है प्लेट है, ये इस प्लेट के ऊपर हम इसके ऊपर ये फिल्टर पेपर लगाते हैं। फिल्टर पेपर जो है इसको हम रेप्लिकेट प्लेट बोलते हैं। तो प्रेस फिल्टर पेपर ऑन टू प्लेट टू टेक सैंपल ऑफ सेल्स फ्रॉम एवरी कॉलोनी। ये जो कल्चर के ऊपर जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैं, इनके ऊपर हम ये फिल्टर पेपर को थोड़ा सा प्रेस करते हैं। प्रेस करके इसको हटाएंगे फिल्टर पेपर को, तो हटाने से जो बैक्टीरिया, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैं, वो इसके ऊपर आ जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट क्यों करते हैं? ताकि इसका जो डीएनए है वो डीनेचर हो जाए, उसके डीएनए के स्ट्रैंड्स जो हैं अलग अलग हो जाएं। और उसके बाद में वॉश फिल्टर पेपर विद द रेडियो एक्टिव प्रोब जो है उसके द्वारा इसको वॉश किया जाता है, विच विल ओनली अटैच टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो मतलब वो रेडियो एक्टिव प्रोब जो है वो सिर्फ उसी जीन के साथ जुड़ेगा जिस जीन की हमारे को आवश्यकता है, जिससे कि हम उसको आसानी से पहचान सके। तो वो रेडियो एक्टिव प्रोब एक्चुअल में रेडियो लेवल सीक्वेंस होती हैं, रेडियो लेवल जो है, जिससे कि हम इसको हमारे इंटरेस्ट का जो जीन है उसको हम आसानी से देख सकें। तो अब इससे जो है, इसको जब हम फिल्म के ऊपर एक्सपोज करेंगे, तो एक्सपोज करने से हम उस कॉलोनी जो है वो हमारे को नज़र आ सकती है एक्सरे प्लेट्स पे। ये एक्सरे प्लेट्स पर जब देखते हैं फिल्म पर, तो ये हमारे को इस तरह से दिख जाती है। तो इस तरह से हम इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तो ये डीएनए लाइब्रेरी है, बहुत यूजफुल है। मैंने जैसे आपको बताया था, ये म्यूटेशंस के लिए या ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स को बनाने के लिए। इसलिए इस जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी के बहुत उपयोग हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे इसमें यूट्यूब चैनल के ऊपर ही मेरे को अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और इसको देखने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि इससे पहले मेरी जो प्लाज्मिड या वेक्टर की जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देखें, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर ऑल, बाय।